हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जहां हम लोगों ने चैप्टर को क्लोज किया था, छोड़ा था, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यूएशन में बात करते हैं। तो देखते हैं, वही अपना चैप्टर चल रहा है अभी भी, आय और रोजगार का निर्धारण। अब ज्यादा वीडियोस नहीं बनेंगे, 2-3 वीडियोस में कवर हो जाएगा। तो देखिए, गुणक क्रियाविधि क्या होती है, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या होती है, एग्जैक्टली कैसे काम कर रही होती है, इसको समझेंगे। थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ना, जीपी होती है, उसका थोड़ा सा यहाँ पर यूज होगा। गणित कक्षा 9, 10 में आ जाता है, 10th क्लास में आ जाता है, बाकी मैं आपको बता भी दूंगा। तो उसी का थोड़ा सा यहाँ पर प्रयोग रहेगा। जैसे c जब 40 धन 0.8y और i बराबर 10 था, और जब c 40 धन 0.8y था और i आपका बढ़ करके 20 हो गया था, तो आपने देखा था कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ 10 इकाई का चेंज किया, लेकिन आपका डेल्टा वाई 50 हो गया। तो यही जो इतना ज्यादा अंतर हो जा रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट में देखो, जो आपका y है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, वो c प्लस i से मिलकर के बना हुआ है ना। i में आपने 10 का चेंज किया, तो ये आपका 50 क्यों चेंज हो जा रहा है। आप सोचोगे, ऐसे तो लगेगा यार 10 ही बढ़ेगा तो 10 ही बढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो c है ना, ये भी y पर डिपेंड करता है, इसलिए अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होता है। वो एग्जैक्टली कैसे खुल करके आएगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये जो है इतने गुने का अंतर हो जाता है, इसीलिए इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गुणक क्रियाविधि। ठीक है, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म होता है क्या है, स्वतंत्र व्यय में 10 इकाई का आपने परिवर्तन किया, संतुलित आय में 50 इकाई का परिवर्तन हो जाता है। ठीक, अच्छा, अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में श्रम है ना, श्रम लगा होता है, लेबर लगा होता है, पूंजी कैपिटल, भूमि लैंड, और उद्यम यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कारकों को लगाया जाता है। ये सारे फैक्टर्स लगे होते हैं। अप्रत्यक्ष कर जब नहीं है, किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार ही नहीं है हमारी में, और उपदान यानी कि कोई सब्सिडी नहीं है, तो इनकी अनुपस्थिति में अंतिम वस्तुओं के निर्गत के कुल मूल्य को उत्पादन के विभिन्न कारकों में वितरित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उत्पादन के विभिन्न कारकों में वितरित कर दिया जाता है। तो जितना भी वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ, जितना भी वस्तुओं के कुल निर्गत स्तर में वैल्यू आई, वही वास्तव में सारे लोगों को बांट दी गई। तो यहाँ पर नेशनल इनकम और जीडीपी दोनों बराबर हो जाते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी स्टैब्लिश किया हुआ था। ठीक है, तो शेष उद्यमी जो भी है उसके पास चला जाता है। क्या यहाँ पर जो लिखा हुआ था, क्या क्या था, किसको किसने बांट दिया था। भाई आप लोग करते क्या हो, कोई भी बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो जिन लोगों से लेबर लेता है, ठीक है, उन लोगों को क्या कर देता है, सैलरी दे देता है, सैलरी या वेज। ठीक है, सैलरी या वेज, मजदूरी बोल देते हैं इसको हम लोग। जिसने लैंड दी है उसको वो रेंट दे देता है, किराया दे देता है। अच्छा, जिसने कैपिटल दी है, पूंजी, उसको वो क्या दे देता है, ब्याज दे देता है, इंटरेस्ट। ठीक, और ये सब देने के बाद से अगर कुछ बच जाता है तो क्या बचता है, शेष, और उसी को हम लोग बोल देते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसके पास चला जाता है, एंटरप्रेन्योर के पास। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, तो जो शेष है वो उद्यमी के पास चला जाता है, जिसे हम लोग लाभ कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये भी समझ लिया। अब क्या हुआ, अतः अर्थव्यवस्था में समस्त कारक अदायगी का योग, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वही चीज जो मैं आपको बता चुका हूं। समस्त कारक अदायगी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। टोटल जो सम है, सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, जो भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो चीजें उत्पादन करने में जिन फैक्टर्स का प्रयोग हो रहा है उनको मिला दो, उनको जो भी चीज दी जा रही है उनको जोड़ दो। यानी कि आपने ब्याज को जोड़ दिया, मजदूरी को जोड़ दिया, इंटरेस्ट ब्याज तो हो गया था, रेंट किराए को जोड़ दिया और लाभ को जोड़ दिया, तो ये वास्तव में जीडीपी के बराबर हो जाता है ऐसी अर्थव्यवस्था में। अंतिम वस्तुओं के निर्गत के समस्त मूल्य, इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, ये हमारा होता है टोटल आय। तो ये क्या है, यहां पर बराबर हो जाती है। ठीक है, ये बराबर हो जाता है, गवर्नमेंट नहीं है, क्लोज इकोनॉमी है, सेकंड चैप्टर के साथ देखेंगे तो डिप्रिसिएशन भी नहीं है, ऐसी स्थिति में बराबर हो जाता है। अब समझना है अपने आप को, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से समझना। हुआ क्या, दौर को हम लोग बोल सकते हैं राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड, हिंदी में दौर लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट राउंड में हुआ क्या, आपने ये बोला कि जो भी चल रहा था अपना अच्छा खासा सब सिस्टम चल रहा था। अच्छा खासा का मतलब क्या हुआ, आपकी इनकम जो थी, टोटल इनकम जो भी है 250 की निकल करके आ रही थी। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 10 था, और आपका कंजम्पशन यानी कि उपभोग क्या था, 40 धन 0.8y, ये चल रहा था। आपने अचानक से क्या किया, इन्वेस्टमेंट को चेंज कर दिया, निवेश को चेंज कर दिया। कितना आ गया निवेश, 20 हो गया। तो चेंज कितने का किया, डेल्टा आई कितना किया, 10। इसका मतलब क्या होता है निवेश का मतलब, निवेश का मतलब ये होता है कि जो फर्म कुछ मशीन खरीदना चाह रही है, कोई बिल्डिंग बनाना चाह रही है, वो 10 इकाई ज्यादा बनाएंगी। अब
कितना बनाएंगी? 10 मात्रा से ज्यादा बनाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो 10 मात्रा से ज्यादा बनाएंगी तो कैसे बना पाएंगी? जो लोग आपूर्ति कर रहे हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट को 10 बढ़ाया, किसने? फर्म ने, कि हम 10 और ज्यादा करेंगे, तो हो क्या रहा है? फर्स्ट राउंड में कोई उपभोग बढ़ा? नहीं बढ़ा। उपभोग तो भाई आपका यही बना हुआ था, जो भी उपभोग चल रहा था वो बना हुआ था, अपना निश्चित था। आपने सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन को बढ़ाया। क्या किया? कंजम्पशन। और ये कैसे बढ़ गया? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के साथ ही आपकी जो समस्त मांग है वो आपकी यहां पर बढ़ रही है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड है ये। अच्छा, यहां पर उपभोग बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा पहले राउंड में। तो जैसे ही आपने 10 इकाई कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, उससे क्या हो जाएगा? जो लोग आपूर्ति करने वाले हैं वो लोग बोलेंगे हमें 10 यूनिट तो भैया इन्होंने, क्योंकि 10 इकाई ज्यादा मांग रहे हैं तो हम 10 इकाई ज्यादा आउटपुट बनाएंगे। तो आपको जो आउटपुट है वो कितना बढ़ जाएगा? 10 यूनिट बढ़ जाएगा। ये फर्स्ट राउंड हो गया। लेकिन जो ये 10 इकाई बन करके आया है, लोगों ने तो बनाया है, किसी ने जॉब किया, सैलरी किसी को मिली होगी, ये जो 10 बना है, 10 क्या है? 10 आउटपुट की वैल्यू है। ये आउटपुट की वैल्यू किस में बांट दी जा रही है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। जो लोग भी कारक है, उत्पादन के कारक है। उत्पादन के कारक कौन कौन से है? मजदूरी करने वालों को मजदूरी दे दी गई, जमीन देने वालों को किराया दे दिया गया, पूंजी देने वालों को ब्याज दे दिया गया, और जो बिजनेसमैन था उसको प्रॉफिट दे दिया गया, एंटरप्रेन्योर को, जो उद्यमी था उसको लाभ दे दिया गया। तो ये जो 10 निकल करके आया था, जो निर्गत आपने बढ़ाया, वास्तव में सारे लोगों में बांट दिया गया। तो ये जब बांट दिया गया तो ये आय का हिस्सा बन गया। अब आय भी आपकी 10 इकाई बढ़ गई। क्या बढ़ गई? आय 10 इकाई बढ़ गई। और ये कंजम्पशन फंक्शन देखो, कंजम्पशन फंक्शन में क्या है? 40 तो फिक्स्ड है, लेकिन 0.8 टाइम्स y है। पहले जो भी आपकी आय थी उससे 10 इकाई आय बढ़ गई है। 10 इकाई आय बढ़ने से क्या हो जाएगा? जो आपका डेल्टा सी होगा ना, वो कितना हो जाएगा? आपका 0.8 से आप 10 में गुणा करोगे, इतना आपका उपभोग भी बढ़ जाएगा अर्थव्यवस्था में। तो कितना इकाई, कितना हो गया? 8 हो गया। यानी इसको आप 0.8 गुणे 10 भी लिख सकते हो। उपभोग बढ़ गया। क्या हुआ? उपभोग बढ़ गया। तो अब जो भी फर्म है उनको लगा यार देखो, इन्वेस्टमेंट तो 10 बढ़ ही गया था, दूसरे राउंड में उपभोग भी बढ़ रहा है, तो हमें और बनाना पड़ेगा। क्या कहेंगे वो लोग? हमें और बनाना पड़ेगा। और कितना और बनाना पड़ेगा? 0.8 गुणे 10। और इस बार की जो बढ़ोतरी हो रही है वो निवेश से हो रही है? नहीं हो रही है। ये पूरी की पूरी बढ़ोतरी हो रही है उपभोग में वृद्धि से। निवेश तो हमारा बढ़ गया था 10, पहले 10 था, फिर 20 हो गया, अब 20 ही बना हुआ है। तो अब ये हुआ। अच्छा, तो अब ये जब दूसरा राउंड है तो इसमें क्या किया? फर्म ने बोला कि हमें इतना और बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सोचो, दूसरा राउंड भी खत्म हो गया। जब दूसरा राउंड खत्म हुआ तो इतना जो आउटपुट और बढ़कर के आया था वो कितना है? 0.8 में आप 10 से गुणा करोगे, वास्तव में 8 निकल के आएगा। ये 8 इकाई आउटपुट फिर से बढ़ गया। अब ये 8 इकाई फिर से बांट दिया जाएगा ना लोगों में, फिर से आप सैलरी के टर्म्स में, ब्याज के रूप में, किराए के रूप में और प्रॉफिट के रूप में फिर से बांट दिया। तो फिर से आय बढ़ गई। फिर से कितनी आय बढ़ी? फिर से इतनी ही आय बढ़ गई। अब अगर इतनी ही आय फिर से बढ़ी है, कितनी बढ़ी आय? 0.8 इंटू 10 कितना हो गया? ये 8। अब अगर 8 रुपए आय बढ़ जाती है तो उपभोग कितना बढ़ जाता है? कंजम्पशन कितना बढ़ जाता है? तो वो आपको बढ़ जाता है 0.8 गुणे जितनी आपकी आय बढ़ी है। तो ये 8 लिख दिया। इसी 8 को अगर आप ऐसे ही लिख दोगे तो कैसा हो जाएगा? 0.8 गुणे 0.8 गुणे 10। 0.8 दो बार इसको क्या लिख सकते हैं? 0.8 की घात 2, 0.8 टू द पावर 2 गुणे 10। ये आपका उपभोग बढ़ गया फिर से। क्यों? क्योंकि आप जितना भी आउटपुट बढ़ा रहे हो वो आप फिर से बांटते रहो। सैलरी बढ़ जा रही है, सैलरी बढ़ रही है तो उसका एक हिस्सा फिर से उपभोग बढ़ा दे रहा है। तो अगली बार क्या हो रहा है? तीसरे दौर में आपका फिर से उपभोग बढ़ गया। तो जब उपभोग बढ़ा, इन्वेस्टमेंट फिर से उतना ही, इन्वेस्टमेंट बीसी बना हुआ है, लेकिन जितना उपभोग बढ़ रहा है इसका मतलब उतनी मांग भी तो बढ़ गई, क्योंकि उपभोग वास्तव में मांग का हिस्सा है। तो जब मांग बढ़ रही है तो आपको एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो एग्रीगेट सप्लाई फिर इससे कितनी बढ़ गई? 0.8 स्क्वायर इंटू 10। कितना हो गया? 0.8 स्क्वायर इंटू 10। ठीक। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अगले राउंड में। अगला राउंड में क्या होगा? 3 राउंड हो चुके हैं, ठीक है। फोर्थ राउंड में जाते हैं। अब चौथे दौर में जब आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है? चौथे दौर में जाने पर ही आपको ऑलरेडी इनकम अब कितनी बढ़ जाएगी? 0.8 स्क्वायर इंटू 10। तो 0.8 स्क्वायर इंटू 10 इनकम फिर से बढ़ी तो उसका 0.8 टाइम्स फिर से कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो 0.8 स्क्वायर इंटू 10, इसमें आप क्या करोगे? इसका फिर से 0.8 में गुणा करोगे तो 0.8 की घात कितनी हो जाएगी? 2 घात यहां पर, 1 घात यहां पर है, तो कितना हो जाएगा? 0.8 की घात 3 गुणे 10। तो ये फिर से आपका क्या बढ़ जाएगा? आउटपुट बढ़ जाएगा, निर्गत बढ़ जाएगा।
तो कुल मिलाकर के निर्गत कितना बढ़ेगा, इसके लिए क्या करेंगे, पहले आपने 10 बढ़ाया था, दूसरे राउंड में आपने इतना बढ़ा दिया, तीसरे राउंड में इतना बढ़ा दिया, चौथे राउंड में इतना बढ़ा दिया, तो चौथा ही राउंड होगा क्या, फिर चलता रहेगा। ठीक है, आप जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं काफी छोटा था तो मेरे एक सर थे, गणित पढ़ाया करते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि एक कुआं है, कुआं समझते हैं, वेल, और उस कुएं में एक मेढक बैठा हुआ है। क्या है, एक मेढक बैठा हुआ है, और उस मेढक की कोई लंबाई चौड़ाई कुछ दे नहीं रखी है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, एक कुआं है, कुएं के अंदर मेढक बैठा हुआ है, और इस कुएं का जो डायमीटर है वो कितना है, 4 है, 4 मीटर मान लीजिए। अच्छा, और ये जो मेढक है वो पहली बार में 2 मीटर कूदता है, यहां से कूदना स्टार्ट किया, एकदम 2 मीटर कूदा तो एकदम सेंटर में पहुंच गया। कितना कूद पाया, 2 मीटर। अच्छा, अब एक बार कूदने के बाद से मेढक थक जाता है, तो जितना कूदा था उसका आधा ही कूद पाता है अगली बार, तो आधा कूदेगा तो अगली बार एक ही कूद पाएगा, उसके बाद से फिर उसके बाद उसका भी आधा कूद पाता है, तो उसके बाद कूदेगा तो फिर और आधा कूद पाएगा, तो फिर और आधा कूद पाएगा। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि कितनी बार कूदेगा तब वो दूसरे किनारे तक पहुंच पाएगा। तो मैं तो बेवकूफ था, मैं जोड़ने लगा। तो मैं क्या कर रहा था, समझिएगा, मैंने बोला कि पहली बार तो 2 कूदा है, फिर 1 कूदा है, फिर आधा कूदेगा, फिर उसका भी आधा कूदेगा, फिर उसका भी आधा कूदेगा, फिर उसका भी आधा कूदेगा, 0.0625, ऐसे करके आप जोड़ते चले जाओगे। मैंने 8-10 और आगे तक गया, उसके बाद भी मुझे लगा यार ये 4 तो हो ही नहीं रहा है कभी, और दूरी तो कुल मिला के 4 ही आपको पूरी करनी है। अब उल्टी तरह से इसी चीज को देखो, उल्टी तरह से जब आप देखोगे तो आप क्या कहोगे, आप ही कहोगे 4 मीटर कुल मिलाकर के कूद के जाना है। ठीक, यहां से कूदना स्टार्ट किया, पहली बार जब 2 कूदा तो दूरी बची कितनी, 2 बच गई। दूसरी बार जब 1 कूदा तो बची कितनी, 1 बच गई। फिर जब आधा कूदा तो बची कितनी, आधी बच गई। तो वो जितना कूद रहा है उतनी ही जगह बचती जा रही है, कम होती जा रही है, पास पहुंचता जा रहा है, लेकिन वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। मैथ्स में इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट टाइम्स में पहुंच पाएगा। वास्तव में तो उसकी कोई चौड़ाई वड़ाई होगी ना, 2 सेंटीमीटर का तो होगा यार, मेढक तो टच कर लेगा, लेकिन फिर भी मैथमेटिकली ये बात मुझे से समझ में आई कि यार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप इनफाइनाइट टाइम्स में जाओगे तब भी आप उसके आगे नहीं। ऐसे बच्चों ने क्या लगता था कि कोई चीज अनंत बार जोड़ोगे तो आप अनंत हो जाएगा, अनंत नहीं होता है। ये होती कन्वर्जेंट सीरीज होती है। ठीक है, जीपी जिन लोगों ने पढ़ी हुई है, जब 1 से छोटे का गुणांक होता है, यहां पर 0.8 है, 0.8 क्या है, 1 से छोटा है, तो जब गुणांक 1 से छोटा होता है ना, तो सीरीज कन्वर्ज कर रही होती है, उसका एक अधिकतम मान आता है। वो मान कैसे आता है, तो यहां पर आप समझ लो, जो 2 वाले से कूदना स्टार्ट कर रहे थे ना, वो 4 इनफाइनाइट टाइम्स आप जोड़ोगे ना, 2 में 1 जोड़ा, फिर 0.5 जोड़ा, फिर 0.25 जोड़ा, फिर 0.125 जोड़ा, फिर 0.0625 जोड़ा, फिर 0.032125 जोड़ा, ऐसे आप जोड़ते चले जाओगे इनफाइनाइट टाइम्स, तब आपको 4 मिलेगा। ठीक, तो 4 से ज्यादा नहीं जोड़ रहे हो, जबकि आप अनंत बार जोड़ रहे हो, लेकिन इतनी छोटी चीज जोड़ते जा रहे हो, इतना छोटा होता चला जा रहा है कि इतना ही पहुंचेगा। ये बनती है जीपी। क्या बनती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको जोड़ा कैसे जाता है वो आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं फिर से बता दूंगा उनको। तो इसमें हमें ये सारी चीजें जोड़नी है, अनंत बार जोड़नी होंगी, लेकिन अनंत नहीं हो जाएगा इससे उत्तर। क्या हो जाएगा, हमें जोड़ना क्या है, 10, फिर क्या जोड़ना है, धन 0.8 गुणे 10, फिर क्या जोड़ना है, 0.8 का वर्ग गुणे 10, फिर क्या जोड़ना है, ऐसे ही जोड़ते चले आना है। तो हमने क्या किया, हमने 10 को कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लोगे आप तो क्या बचेगा, पहले तो 1 बचेगा, फिर बचेगा 0.8, फिर क्या बचेगा 0.8 की घात 2, फिर क्या बचेगा 0.8 की घात 3, फिर क्या बचेगा, ऐसे ही घात बढ़ती जाएगी। अब घात बढ़ती तो जा रही है, लेकिन अगर कोई 1 से छोटी चीज का आप उसी में गुणा करते हो, जैसे आपने मान लीजिए आधा है, आधे को 0.5 लिखते हैं, आधे का आधे में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो अगर 1 से छोटी 2 संख्याएं हैं, दोनों का आपस में गुणा करोगे तो और जरा मान कम होता चला जाता है। वही चीज यहां पर क्या हो रही है, 0.8 का आप स्क्वायर करोगे तो 0.8 से छोटा हो जाएगा, 0.8 का क्यूब करोगे तो उससे छोटा हो जाएगा। तो यह होता क्या है कि छोटा होता चला जा रहा है, आप जोड़ते चले जा रहे हो। तो जब इस तरह की कोई सीरीज बनती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट सीरीज को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, तो इसमें 10 आपने कॉमन ले लिया। अब इसमें देखिए कोई जीपी होती है अगर कोई भी, तो 10 जब आपने बाहर ले लिया तो आपका अंदर जो भी बच रहा है, इनको जोड़ने का तरीका क्या रहता है, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये बाहर वाला तो आपने सीधे से 10 से गुणा कर दिया, फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं ए, तो ए हमारे यहां पर कितना हो गया, 1। ठीक, गुणा कितने का हो रहा है, इससे इसमें गुणा किया है 0.8 का, तभी तो ये मिला। 0.8 में 0.8 से गुणा करोगे तभी तो 0.8 का स्क्वायर मिलेगा। तो जिस टर्म से गुणा करते हैं उसको हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं, तो भी आपका ये आ जाता है 0.8। तो अगर कोई अनंत
श्रेणी जा रही है तो उसका योग जो होता है वो हो जाता है a/1 माइनस आर। ए कितना है 1, आर कितना है 0.8, तो जोड़ लो कितना हो जाएगा, ए की जगह आपने रखा 1/1 माइनस आर की जगह रखा 0.8, तो 1 में जब आपने 0.8 से घटा दिया तो आया 0.2। अब 0.2 से 1 में आप भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 5। कितना मिल जाएगा 5, और 5 से आपने गुणा कर दिया 10 में, क्योंकि 10 तो बाहर है, तो आपको मिल जाएगा 50। इसीलिए जो निर्गत है उसमें वास्तव में कुल मिलाकर के अंतर कितने का हो रहा था 50 का, ठीक, जबकि आपने कुल मिलाकर के निवेश में कितने की बढ़ोतरी की थी 10 की। तो यहां पर जो मल्टीप्लायर निकल करके आया वो कितना आ रहा है 5 निकल करके आ रहा है, ठीक है, 5 से आ रही है तो मैं पहले भी दिख गया था, लेकिन 50 कैसे आया, एग्जैक्टली क्या हो रहा था वो समझा हम लोगों ने इस वाले वीडियो में। अच्छा, अब क्योंकि मैंने आपको पूरी मेढक वाली कहानी सुनाई थी तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है। मेढक वाले में क्या था, 2 कूदा, फिर 1 कूदा, फिर आधा कूदा, फिर यही तो जोड़ रहे थे। तो इसमें पहला टर्म कितना है 2, हम लोग का फॉर्मूला क्या था a/1 माइनस आर। ए कितना है 2, 1 माइनस आर। आर क्या है, आर वो चीज है जिससे आप गुणा कर रहे हो तो आपको अगला पद मिल रहा है। यहां पर 2 में कितने से गुणा करोगे कि आपको 1 मिल जाए, आधे से। 1 में कितने से गुणा करोगे कि आपको 0.5 मिल जाए, आधे से। तो यहाँ पर आर जो है वो कितना है आधा, आधे को हम लोग किससे डिनोट करते हैं 0.5 से कर सकते हैं, 1/2 से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो 2/1 से आपने 0.5 को घटाया तो कितना मिल गया 0.5। 0.5 से आप 2 में भाग दे रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है आपको 4 मिल जाएगा। तो मेढक जो है वो अनंत बार जब कूदेगा तब 4 उसको मिलेगा, ठीक। अच्छा, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, यही चीज इंपॉर्टेंट थी कि बहुत सारे साइकिल्स चलेंगे, ये साइकिल्स कितने दिन में कंप्लीट होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो ये तुरंत का तुरंत हो गया, क्यों, क्योंकि आपको देखा है कि इनफाइनाइट साइकिल्स होंगे। आपने एक बार निवेश बढ़ाया, उसके बाद से क्या हुई, निर्गत स्तर बढ़ा, निर्गत स्तर बढ़ने से आय बढ़ गई, आय बढ़ी तो उसका एक हिस्सा उपभोग होगा, उपभोग बढ़ने से फिर से आपका निर्गत स्तर बढ़ेगा तो फिर से आय बढ़ेगी, तो फिर से उसका एक हिस्सा उपभोग में चला जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स जाएंगे, ऐसे इनफाइनाइट राउंड्स जाएंगे, बहुत सारे दौर के बाद से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने तुरंत देख लिया था कि 50 बढ़ जाती है, तुरंत का तुरंत नहीं बढ़ती, कई साइकिल्स होंगे, ठीक। तो यही सारी चीजें हैं। अब जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ के बता देता हूं, कुछ चीज इंपॉर्टेंट छूट रही होगी तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। यह प्रक्रिया एक चक्र के बाद दूसरे चक्र में निरंतर जारी रहती है। प्रत्येक चक्र में उत्पादक अधिमांग को दूर करने के लिए अपने निर्गत में वृद्धि करता है। जो प्रोड्यूसर है वो बोलता है कि अच्छा आप तो उपभोग 0.8 × 10 से फिर से ये मांग बढ़ा रहे हो तो हम और ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे, और उपभोक्ता इस अतिरिक्त उत्पादन से अपनी अतिरिक्त आय का एक अंश उपभोग मदों पर व्यय करता है। तो उपभोक्ता बोलता है अच्छा हमें 10 रुपए तो फिर से मिल गया, 8 रुपए तो फिर से हमारी आय बढ़ गई, तो जितनी आय हमारी आती है उसमें हम 0.8 टाइम्स को फिर से उपभोग कर लेते हैं, तो वो फिर से ज्यादा मांग करेगा, ठीक है। तो उपभोग क्या हो जाएगा, जो उपभोक्ता है वो उपभोग मदों पर व्यय कर देगा, और इससे अगले दौर में पुनः अधिमांग का सृजन हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगली बार फिर से आप जितनी मांग करो उतना निर्गत था नहीं, तो फिर से निर्गत स्तर बढ़ेगा, तो निर्गत स्तर बढ़ता चला जाएगा, और निर्गत स्तर बढ़ने के साथ ही क्या हो जाएगा, आपकी जीडीपी, आपके यहाँ पर जो आय है वो बढ़ जाएगी, ठीक। अच्छा, प्रत्येक दौर में अंतिम वस्तुओं के निर्गत मूल्य यानी कि अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि की माप अंतिम कॉलम में की गई है। जो हम लोगों ने कॉलम देखा था इसमें, ये जो नेट आपके मांग जो बढ़ती जा रही है वो यहां पर की रही थी, इसी को जोड़ देंगे तो हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। दूसरे और तीसरे कॉलम में अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग व्यय में वृद्धि और इस तरह समस्त मांग के मान में वृद्धि की माप की गई है। किस कॉलम क्या लिखा हुआ था वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अतः कुल परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए हमें अंतिम कॉलम की सभी प्रविष्टियों को जोड़ना होगा, वो जो इस तरह की थी 10 थी, फिर 0.8 × 10 था, फिर 0.8 स्क्वायर × 10 था, ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.8 × 10 ऐसे आप अनंत तक जोड़ते चले जाओगे, और ये आपकी बन जाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक अनंत ज्यामितीय श्रृंखला है, ठीक। इसको हम लोग जोड़ देंगे। स्वायत्त व्यय में प्रारंभिक वृद्धि से कुल निर्गत के संतुलन मूल्य में या संतुलन मान में अधिक वृद्धि हो जाती है, इसीलिए हम लोग उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कैसा था, अंतिम वस्तुओं के निर्गत संतुलन मूल्य में कुल वृद्धि, किसमें, अंतिम वस्तुओं के निर्गत के संतुलन मूल्य में, यानी कि जो आपकी जीडीपी है, यानी कि जो आपकी आय है, यहाँ पे जीडीपी और आय बराबर है, और स्वायत्त व्यय में आरंभिक वृद्धि के अनुपात को अर्थव्यवस्था के निवेश गुणक, ठीक है, या अर्थव्यवस्था का निवेश गुणक कहते हैं। अब यहां पर एक बात है, हमारी बुक में लिखा हुआ है इसको निर्गत गुणक कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, निर्गत, ठीक। अच्छा, मैंने निवेश क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑफ द इकोनॉमी। किस चीज को बोलते हैं, आपका जो डेल्टा वाई है और आपने डेल्टा आई, डेल्टा वाई कितना हो गया था आपका 50 का ही अंतर हुआ था कुल जो अभी उत्पादन था, और निवेश स्टार्टिंग में कितना अंतर किया था 10 का, तो ये निकल कर क्या आता है 5।
इसको किताब में लिखा हुआ है कि निर्गत बोलते हैं, हम लोगों ने जो देखा उसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को निवेश बोला जाता है, तो यहाँ पर हिंदी की किताब में बहुत जगह पर गलत है। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी इकोनॉमिक्स इंग्लिश में पढ़ी हुई है, तो मुझे इसका कहीं पर भी निवेश निर्गत लिखा हुआ दिखा नहीं, इसलिए मैंने इसको निवेश कर दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, निवेश गुणक किसको बोलते हैं? अर्थव्यवस्था का निवेश गुणक। आप इंग्लिश में लिख करके चले आओगे सिंपली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑफ द इकोनॉमी, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। वो हमारे कितना जाता है? 5 आ जाता है इस वाले केस में। और ये 5 है क्या? आपकी जो जीडीपी में या आय में जो परिवर्तन हुआ है उसमें आपने किससे भाग दे दिया? जो आपका इन्वेस्टमेंट था उसमें जो अंतर हुआ है, इन दोनों का जो अनुपात है वही आपका क्या जाता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ जाता है। तो वही हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। निर्गत मैंने ये लिख दिया जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो निवेश गुणक कितना हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अच्छा, अब समझना, यहां पर जो डेल्टा आई है वो वास्तव में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था? हमारी जो इक्वेशन थी वो थी y बराबर सी बार प्लस आई बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई। ये दोनों को मिलाकर के हम लोगों ने क्या कर दिया था? बोल दिया था इसको हम लोग ए भी लिख सकते हैं, ए बार भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए बार प्लस सी टाइम्स वाई। क्यों? सीधा सीधा ऑटोनॉमस है, स्वायत्त है। तो अगर सी बार आपने कुछ छेड़ा नहीं है, आई बार को आपने 10 से बढ़ाया, तो आपका ए बार भी 10 से ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका इस वाले केस में क्या हो जाएगा? जो डेल्टा आई है वो 10 है और वही आपका डेल्टा ए हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई को डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए भी लिख दिया है, चल जाएगा। और ये कितना निकल करके आया? ये हमारे निकल करके आया, कितना निकल करके आया था? 1/1 माइनस 0.8। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 0.8 है ये क्या था? ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था। क्या थी? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और ये तो 1 है, ऊपर वाला आपका क्या है? वो भी 1 है। तो ये जो 1/1 माइनस सी है, और 1 माइनस सी किसके बराबर होता है? 1/MPS के। एमपीएस क्या होता है? स्मॉल एस है, ठीक है, छोटा एस है। क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमांत बचत प्रवृत्ति, उसके बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू निकल करके आ रही है, यही आपका क्या हो जा रहा है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को आप सीधे सीधे याद कर सकते हो, 1/1 माइनस सी 1/S के बराबर होता है। ये क्या होता है? आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये याद करने की जरूरत नहीं है यार, इतनी सी आसान सी चीजें आप फिर से निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन एक बार ऐसे ध्यान भी रहेगा तो गलत भी किया तो आप ठीक कर लोगे। ये 1 है, ठीक, ये आई नहीं है, यहाँ पर 1 है, ये सी है, ठीक। अच्छा, कुछ और ज्ञान लिखा हुआ है। क्या ज्ञान लिखा हुआ है? जहां डेल्टा वाई अंतिम वस्तु के निर्गत स्तर में कुल परिवर्तन, ठीक है, ये तो अंतिम वस्तु के निर्गत स्तर में कुल परिवर्तन हो गया, तथा स्मॉल सी जो है वो एमपीसी है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। ध्यान दें कि गुणक का आकार स्मॉल सी के मूल्य पर निर्भर करता है। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आपका स्मॉल सी 0.8 था, ठीक, तो आपका 1/1 माइनस 0.8 किया था, तभी तो आपका 5 आया था। अच्छा, अगर ये 0.8 की जगह मान लीजिए 0.9 होता तो क्या हो जाता? 1/1 माइनस 0.9 करते तो ये आपका 10 निकल करके आ जाता। तो 5 से 10 क्यों कूद गया? क्योंकि आपका एमपीसी पर डिपेंड करता है, जो स्मॉल सी है उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक। आगे बात समझ में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने काफी डिटेल में जो हमारा एक एक स्टेप को अच्छे समझते हुए मल्टीप्लायर मैकेनिज्म होती है उसको देख लिया, थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी पढ़ लिया। मैंने अपने सर को भी याद कर लिया जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था। मैं 4th या 5th क्लास में था, तब काफी छोटा था, तो उन्होंने मुझे बताया था। मैं पहले गलत तरह से कर रहा था, फिर दूसरी तरह से देखना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आ गया था, लेकिन मुझे तभी ये नहीं पता था इसको जीपी बोलते हैं। फिर 9th या 10th में गया था, मैंने जीपी को पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी, उम्मीद है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मिलते हैं।